बेटा एक छोटा सा टॉपिक है रेडियो एक्टिव डिके, जो आपके पास काइनेटिक्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके पास ये फिजिक्स में भी आता है, पर काइनेटिक्स होने के बाद ये काफ़ी इजी हो जाता है। बस एक दो छोटे छोटे टर्म है, इसको भी साथ में कर लो, काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए कुछ क्वेश्चंस करने। तो आपके पास सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी क्या थी। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सम एलिमेंट्स स्पॉन्टेनियसली इमिट रेडिएशंस बाय डिसइंटीग्रेटिंग देमसेल्व्स। अपने आप टूट के रेडिएशंस एमिट करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को आपने क्या नाम दे दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उन्हीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो डिसइंटीग्रेशन होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पेड़ों की जो लाइफ निकालते हैं वो हाफ लाइफ से निकालते हैं कि भाई आप उसके हाफ लाइफ निकाल लेते हैं कार्बन 14 की, जिसको कार्बन डेटिंग आपने नाम दे रखा है। कार्बन डेटिंग से रिलेटेड जब आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कार्बन डेटिंग कहो या रेडियो एक्टिव आपके पास डिकेज कहो, ये सभी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। और यहीं से आपके पास कुछ छोटे छोटे टर्म्स आते हैं जो ऑलरेडी आपको आते हैं, बस उनको एक बार आप जान लोगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो देखिए एक बार, तो आपके पास जो रेडियो एक्टिव डिकेज हैं वो सारी की सारी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जैसे एक रेडियो एक्टिव रिएक्शंस का एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, जिसमें रेडियम 226 डिसइंटीग्रेट हो गया है रेडियम 222 में, 222 में, और साथ में आपके पास एक अल्फा पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल आपके पास रिलीज हुआ है। अब मैंने पहले कहा ये चीज़ें आपको आती हैं, बस उनको थोड़ा थोड़ा सा एक दूसरे के साथ चीज़ें देखनी है। जहाँ पर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट होता था, अब आपके पास डिकेज के अंदर एक डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, तो फार्मूले सेम ही रहेंगे, बस थोड़ा सा चेंज हो गया एक टर्म। कैसे, पहले आपके पास टर्म था K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन, और आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। नाउ इट विल बी लैम्डा इंस्टेड ऑफ K इक्वल्स टू 2.303 बाई T log N नोट बाई NT, जहां पर आपके पास N नोट एंड NT आपके पास अमाउंट है। N नोट बाई NT क्या बेटा आपके पास अमाउंट है, या नंबर कह लो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसकी भी आपके पास डिके हुई। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, स्टार्टिंग में आपके पास रेडियम के पार्टिकल मान लो आपके पास 100 थे, या रेडियम का जो अमाउंट था वो 10⁻21 था, जस्ट इमेजिन। फाइनली वो रहेगा आपके पास 10⁻11। तो कितने टाइम के बाद कितने पार्टिकल बच गए हैं, वही क्या आपके पास N नोट, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इनिशियली, और ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ टाइम। तो जहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन थी, वहां पर अब आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर इनिशियल और फाइनल आ गया है। उसके बाद टी हाफ की वैल्यू वहां पे क्या थी, 0.693 बाई के, दैट इज के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ आता था। अब की बार क्या हो जाएगा, 0.693 बाई लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0.693 बाई टी हाफ। तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर आपको नंबर दे रखा है तो आप ऐसे निकाल लेंगे यहाँ से, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हाफ लाइफ दे रखी है तो ऐसे निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। यूनिट वही रहेंगी जो आपके पास के की थी। ठीक है जी, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बस उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। रही बात एवरेज लाइफ की, एवरेज लाइफ एक नया टर्म है। क्यों आया भाई, आपके पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे आपको पता भी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T100 का मतलब जहां पर AT की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0, मतलब रिएक्शन टोटली रिएक्ट कर जाएगी। भाई AT की वैल्यू 0 या NT की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास 0, और एनीथिंग बाय 0 वो तो इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगा बेटा। तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कभी भी आपके पास फिनिश नहीं होती, ये आपको अच्छे से पता है, डिफाइंड ही नहीं है। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन जहां पर आपको इनिशियल वैल्यूज फाइनल वैल्यूज दे रखी हैं, लेकिन आपसे फाइनल टर्म निकलवाने की कोशिश करें तो वो तो निकल नहीं सकता, लेकिन ऑन एन एवरेज ये पता लगाया जा सकता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट चल रही है, उसके फास्ट कितनी है कितनी नहीं है। उसके लिए दो टर्म है, एक लैम्डा और एक और टर्म है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ टर्म आपके पास कई बार पूछा जाएगा, तो एवरेज लाइफ क्या है, कुछ नहीं है, इट इज द इनवर्स ऑफ लैम्डा। एवरेज लाइफ जो है वो मैथमेटिकली इनवर्स है किसका, आपके पास लैम्डा का। तो आपके पास एवरेज लाइफ को डिफाइन किया जाता है एक स्टाइलिश से टी से, जिसको बोला भी टाउ जाता है। तो टाउ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म बन गई है, सॉरी और बोल गया मैं, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ही आ गई है। अब कई बार टाउ निकलवाया जाएगा,
तो आपको ये जो फार्मूले हैं इनसे आपके पास टाउ भाग के आएगा भाई। कैसे? पहले वाला देखो, टी हाफ क्या था 0.693 बाई लैम्डा था जी। अब आपने क्या किया, 1 बाई लैम्डा को कन्वर्ट कर दिया, ये 1 बाई लैम्डा था, इसको आपने कन्वर्ट करके क्या बना दिया, टाउ। तो क्या बन गया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई टाउ। सो टाउ बिकम्स टी हाफ डिवाइडेड बाई 0.693। तो भाई जैसे आपके पास टी हाफ का फार्मूला आपके दिमाग में अब तक बैठ गया होगा 0.693 बाई टी हाफ, ऐसे टाउ का फार्मूला आपके पास कम जाएगा 1.44 टी हाफ। बेटर आप इसको रटे नहीं, बस इस चीज़ को याद कर लो, ऑटोमेटिक ना सोल्व हो जाएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आती, आप आराम से कर सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर भाई आपको टाउ निकालना है और आपको टी हाफ के टर्म्स में वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में वैल्यू गिवन हो, तो आपके पास ये भी एक तरीका है। लैम्डा क्या हो जाएगा 1 बाई टाउ, तो आप पहले लैम्डा निकाल लें, वो फार्मूला आपके पास है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल, लास्ट में जितने पार्टिकल अनरिएक्टेड बचेंगे। तो भाई वहाँ से आपके पास जो लैम्डा आएगा आप उसका क्या कर लेंगे, रिवर्स कर देंगे, उसका इन्वर्स कर देंगे, उससे आपके पास क्या जाएगा आराम से टाउ की वैल्यू। तो टाउ निकालने के सिंपल से फार्मूले थे। पेपर में आपके पास टाउ के, लैम्डा के, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये पोर्शन आता है तो वो करने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रह जाएंगे। तो आप इस चीज़ को चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। अरहीनियस इक्वेशन बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने स्टार्टिंग में फैक्टर्स अफेक्टिंग वाली वीडियो में देखा भी होगा, क्लास में भी आपने देखा था कि हर 10 डिग्री राइज आपकी रेट को ऑलमोस्ट डबल कर देती है। लेकिन क्या हमेशा ही डबल होगा या कुछ ज़्यादा इंपैक्ट आएगा? तो इस चीज़ की एग्जैक्ट और एक्यूरेट स्टडी करने वाले कौन थे, अरहीनियस। और अरहीनियस ने एक सिंपल सी इक्वेशन दी, क्या, K इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, जिसने समझाया कि किस तरीके से आपका टेम्परेचर और आपकी रेट, के को आप रेट से डिफाइन करते हो, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर इसको रिएक्शन को कंप्लीट समझने से पहले आपको रिएक्शन को ग्राफिकली थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ग्राफिकली आप रिएक्शन कैसे समझाते हैं, एक एक्सिस पे वाई पे आपने जमा दी एनर्जी, दूसरे पे आपने लिख दिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन 5। तो इस तरीके से आपकी एक रिएक्शन को, जो ब्लैक वाला कर्व आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें यहाँ पर है आपके पास एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट, इस तरफ आपके पास एनर्जी पोजेस्ड बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। और आपके पास ये है वो मिनिमम एनर्जी बैरियर। मान लो किसी भी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में जाना है तो उसको ये वाला पुल क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो ये जो मिनिमम वाला पुल है, मतलब ये तो चाहिए भाई अगर प्रोडक्ट बनाना है तो ये जो चाहिए वाली वैल्यू है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज टू बी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट या टू फॉर्म एन एक्टिव कोलिजन, उसी का नाम क्या है आपके पास है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आपकी रिएक्शन ने समझाया कि रिएक्टेंट के पास हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, कभी भी जीरो एनर्जी नहीं होती रिएक्टेंट की, कभी भी कर्व यहाँ से नहीं दिखेगा आपको, वो फाइनली प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो ही जाते हैं। तो प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए हमेशा उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। कुछ तो उनके पास थी और कुछ आपको उनको ये जो रेड में दिखा रखी है आपको देनी पड़ी, सो दैट वो आपके पास एक्टिवेटेड हो जाएं, आपकी रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म कर पाए। और इसी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को आपने नाम दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। एनसीईआरटी ने इसकी बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन दे रखी है, बिल्कुल एक सिंपल लाइन की, प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इतनी तो थी, इतनी आपने अगर एनर्जी दे दी एक्टिवेशन एनर्जी और आपने अपने पास से प्रोवाइड करा दी, तो आपका जो रिएक्टेंट है वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। यानी कि वो जो कोलिजन होगा वो एक एक्टिव कोलिजन होगा, जिससे बाद में आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो 2-3 छोटे छोटे टर्म्स हैं भाई। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, पेपर में 1 नंबर में आ जाता है, आपको याद रखना है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, ये भी आपको याद रखना है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो भाई मैथमेटिकली अगर आप इनको लिखोगे, ये समझा भी रखें यहाँ पे, ईटी क्या होगा आपके पास, ये ईटी टोटल वैल्यू क्या है, ई ए प्लस ई आर, इन दोनों का सम है, ये चीज़ लिख रखी है। तो ई ए क्या हो जाएगी, इस ई ए को आप निकालोगे क्या हो जाएगी, इस टोटल में से आप किसको घटा दोगे, एनर्जी पोजेस्ड बाय दी रिएक्टेंट्स। बिल्कुल सिंपल है भाई, आपके पास आराम से आप कर लोगे। तो ये ई ए जो बार बार में आपके पास अब अरहीनियस सर यूज कर रहे होंगे, ये है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। अब अरहीनियस इक्वेशन को ग्राफिकली और मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं।
तो आपके पास के की रेट की वैल्यू आ गई थी, आपने टेकिंग लॉग बोथ साइड ln के आपके पास नेचुरल लॉग टू द बेस e, तो क्या बन गया बेटा आपके पास ln k इज इक्वल टू ln a। a क्या है भैया आपके पास अरहीनियस फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तीनों एक ही नाम है, किसी भी न्यूमेरिकल में अलग नाम से पूछा जाए तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। a इज अरहीनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बस जी, अब आपने इसको सोल्व कर लिया। ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन में आर टी। टेकिंग ln को कन्वर्ट कर दिया था लॉग लेने के बाद, तो आपने ln को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो फार्मूला आपको पता ही है कैसे भाई। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना भाई, जब भी किसी चीज़ का बेस और जिसके बेसिस में आप उसको ln ले रहे हो वो सेम होते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा log 10 टू द बेस 10 या log 5 टू द बेस 5 या log x टू द बेस x। अगर कुछ भी ऐसा होता है, ऐसे ही ln e टू द बेस e, अगर ऐसा कुछ भी है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है 1। और ये log की प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ पावर में होती है वो आगे आ जाती है। तो ये तो बन गया पोर्शन आपके पास 1 और ये आपके पास आगे आ गया। बस वही तो क्या है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना प्लीज। ln को log में कन्वर्ट किया तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 के फैक्टर से, तो क्या बन गया आपके पास 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a, यहाँ पे भी 2.303 आएगा माइनस ई ए अपॉन में आर टी। पूरी इक्वेशन को 2.303 से आपने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी 2.303 था, यहाँ पे भी था, यहाँ नहीं था, तो ये तो आपके पास कट जाएंगे और इस तरफ आपके पास डिवीजन में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ये हो गया आपके पास y ई ए माइनस अपॉन में 3.3 r, ये हो गया आपके पास स्लोप और वर्सेस में 1/t, एक्स एक्सिस के पास आ जाएगा आपके पास टाइम इनवर्स। तो आपके पास एक कर्व बनेगा इस टाइप से जिसकी स्ट्रेट लाइन होगी विद नेगेटिव स्लोप और उसका स्लोप क्या रहेगा माइनस ई ए अपॉन में 2.303 r। सिंपल सा मैथमेटिक्स है भाई। तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा बेटा माइनस ई ए अपॉन में 2.303 r। r आपको पता ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एनर्जी वाले कंसेप्ट में इसकी वैल्यू हमेशा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स ये ली जाती है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। log k वर्सेस 1/t इस टाइप का कर्व, और इसको जब आप एक्स्ट्रापोलेट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा y इंटरसेप्ट, जिसको c से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास log a, दैट इज एक्सपोनेंशियल फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो ये थी आपके पास सिंपल सी अरहीनियस इक्वेशन। अरहीनियस इक्वेशन से ही अलग अलग दो टेम्परेचर्स के ऊपर आपके पास K1 और K2 के क्वेश्चंस आते हैं। एक बार उनको और देख लेते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर आपके पास रेट पे क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए आपके पास अरहीनियस इक्वेशन को यूज किया जाता है। जैसे आपको पता ही अरहीनियस इक्वेशन अभी अभी आपने देखी है, क्या थी भाई, k इज इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर ई ए अपॉन में आर टी, वेयर ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अलग अलग टेम्परेचरों पे देखना है तो भाई आपके पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है और एक्टिवेशन एनर्जी और आर, ये तीनों आपके पास किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सेम रहेंगे। कर्व आपने देखा ही था, अभी आपने रिएक्शन एनर्जी का कर्व आपके पास कुछ इस टाइप से था बेटा। तो इस कर्व के अंदर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी ये आपके पास टेम्परेचर पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं थी, इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं था, वो तो आपके पास फिक्स रहेगी। तो टेम्परेचर चेंज करने से आपकी रेट घटेगी या बढ़ेगी वो डिपेंडेंट होगा आपकी रेट कांस्टेंट पे, ना कि एक्टिवेशन एनर्जी पे। उसके अलावा ए और आर ये तो दोनों कांस्टेंट है ही। तो आपके पास इनिशियल टेम्परेचर था कोई के आई, मान लो भाई 200 डिग्री था, 300 डिग्री था, कुछ भी था, उस पर आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी आई इनिशियल टेम्परेचर। ऐसे ही फाइनल में क्या होगा, के एफ इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी एफ। दोनों के रेशियो ले लियो 1/2, तो आपके पास क्या हो गया, ए से ए कट गया। अब इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, के इनिशियल बाई के फाइनल। आप चाहो तो इसको K1 K2 की फॉर्म में भी आराम से कर सकते हैं, मर्जी आपके बेटा। इनिशियल फाइनल इसलिए क्योंकि रिएक्शनों के अंदर देता है इनिशियल टेम्परेचर इतना है, बाद में टेम्परेचर बढ़ा के इतना कर दिया, तो वहाँ पे K1 K2 कई बार आपको कंफ्यूज कर देता है। तो आपकी मर्जी है, आप 1 या 2 की तरफ से करो या इनिशियल फाइनल करो, बात तो वही है भाई। मैं तो कहता ही नहीं आप इस चीज़ को रटो, आप प्लीज़ इसको सोल्व करके देख लो, कुछ ही सेकंड लगेंगे। तो के इनिशियल बाई के फाइनल क्या बन जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी आई। अब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, बेस तो सेम है तो भाई जा सकते हैं। तो नेगेटिव जब ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
अरे आपको पता ही अच्छे से, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। तो सेम बेस है तो पावर को आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा 10⁻³ और वो माइनस वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस। तो ये जब ऊपर जाएगा बेटा जी ये तो क्या हो जाएगा आपके पास ऐड। तो आपके पास क्या बन गया EA/RTI प्लस EA/R TF। अब दोनों चीज़ों को आपने थोड़ा सा सोल्व कर लिया। क्या क्या आपने EA/R एक्टिवेशन एनर्जी और गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया तो क्या बन गया आपके पास -EA/R ब्रैकेट इनिशियल टेम्परेचर माइनस, क्योंकि ये माइनस कॉमन था ना जी तो क्या हो गया माइनस फाइनल टेम्परेचर। अब बेसिक सी बात है, ई से तो हम क्वेश्चन सोल्व करते नहीं है, हमें तो लॉगरिथम आता है तो हम वही करेंगे। टेकिंग ln बोथ साइड, नेचुरल लॉग बोथ साइड, तो क्या बन गया ln KI/KF इनिशियल बाई में फाइनल रेट कांस्टेंट, ln e टू द बेस e माइनस EA/R T इनिशियल माइनस T फाइनल। अब आपको पता ही है जो भी पावर्स होती हैं वो हमेशा आगे आ जाती हैं, और ln e टू द बेस e, ln e टू द बेस e क्या बन जाएगा आपके पास 1, अभी बात की थी। तो आपके पास क्या आ गया ln KI/KF इज इक्वल टू पावर माइनस EA/R 1/T इनिशियल माइनस 1/T फाइनल। अब ये नेचुरल लॉग में, और हम सोल्व करते हैं log टू द बेस 10। तो ln को नेचुरल लॉग को log में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बाई मल्टीप्लाइंग इट बाई 2.303। तो क्या बन गया 2.303 log KI/KF इज इक्वल टू EA/R 1/T इनिशियल माइनस 1/T फाइनल। अब इस 2.303 को यहाँ नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा log KI/K फाइनल इज इक्वल टू माइनस EA/2.303 R मल्टीप्लाइड बाई 1/T इनिशियल माइनस T फाइनल। तो ये अरीनियस इक्वेशन थी, इसके क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लीज़ इस अरीनियस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको कई सारे कंसेप्टों में ये काम आ सकती है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे बनेंगे। थैंक यू।